हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु नंदवानी और मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आ गया हूं ऑडिटिंग के ऊपर। आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है वेरिफिकेशन। सबसे पहले समझते हैं वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है और कैसे कई लोग ऑडिटिंग में वाउचिंग और वेरिफिकेशन के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं या दोनों को एक जैसा समझते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं, वाउचिंग और वेरिफिकेशन दोनों एक अलग अलग टॉपिक्स है। वाउचिंग हमेशा एक्सपेंडिचर्स या रेवेन्यूज की होती है। वाउचिंग के लिए वाउचर्स का होना जरूरी है और वाउचर्स हमेशा खर्चों के और या इनकम्स के होते हैं। लेकिन वेरिफिकेशन कभी भी एक्सपेंडिचर्स की या इनकम्स की नहीं होती। वेरिफिकेशन हमेशा एसेट्स एंड लायबिलिटीज की होती है। तो व्हाट डू यू मीन बाय वेरिफिकेशन? वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि हम एसेट्स में कुछ चीजें चेक करते हैं, जैसे उसका एग्जिस्टेंस हो गया, उसका पोजेशन हो गया, उसकी वैल्यूएशन हो गई, उसकी ओनरशिप हो गई, उसका टाइटल हो गया, क्या उसका ऊपर कोई चार्ज है कि नहीं वो चेक कर लिया, और लास्ट में उसको कैसे डिस्क्लोज किया गया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो भी चेक कर लिया। तो हम लोग जब वेरिफिकेशन की बात करते हैं या वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स की बात करते हैं तो हम लोग क्या क्या चेक करते हैं कि एसेट्स के अंदर ओनरशिप चेक करते हैं, एग्जिस्टेंस चेक करते हैं। अब ये चीज़ मैं आपको एग्जांपल देके समझा देता हूँ, उससे पहले डेफिनेशन समझा देता हूँ। तो डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू स्पाइसर एंड पेगलर, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट मीन्स चेकिंग ऑफ एग्जिस्टेंस, ओनरशिप, possession, valuation and charge and of course its disclosure in the balance sheet। मतलब हम लोग ये सारी चीजें जब एक एसेट के अंदर चेक करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेरिफिकेशन। पहली चीज मैंने आपको बताई एग्जिस्टेंस, कि वो जो एसेट है वो असली में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। फॉर एग्जांपल, कंपनी अपने बैलेंस शीट में दिखा रही है कि उसके पास एक एसेट है जिसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए है, लेकिन ऑडिटर का काम है कि देखना कि वो एसेट असली में है भी या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने दिखा दिया बैलेंस शीट में कि हाँ भाई ये एसेट मेरे पास है, लेकिन असली में वो एसेट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो चलेगा नहीं, तो ये शेयर होल्डर्स के साथ धोखा हो जाएगा। तो ऑडिटर का काम है कि वो असली में उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस चेक करके आए। दूसरा, उसकी ओनरशिप चेक करना, कि हो सकता है एसेट तो हो लेकिन वो किसी और का एसेट हो, तो कंपनी के नाम पे होना भी जरूरी है, कंपनी की ओनरशिप होनी भी जरूरी है, तो उसका ओनरशिप चेक करना भी इज पार्ट ऑफ वेरिफिकेशन। तीसरा, सही वैल्यू पे दिखाना भी जरूरी है। हो सकता है कि मैं बोलूं कि मेरे पास एक एसेट है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, लेकिन असली में उसकी वैल्यू तो ऑब्सोलीट, वो एसेट ही ऑब्सोलीट हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलूं कि मेरी कंपनी के पास 100 टाइपराइटर्स हैं और हर एक टाइपराइटर की कीमत 1 लाख है, तो 100 टाइपराइटर्स हर एक टाइपराइटर की कीमत 1 लाख रुपए है, तो 1 करोड़ की वैल्यूएशन की कंपनी नहीं हो जाती। क्यों? क्योंकि हमको भी पता है टाइपराइटर आज की डेट में टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो चुका है। तो इवन दो मेरे पास 100 टाइपराइटर हुए भी तो उसकी कीमत 1 लाख हो ही नहीं सकती। अगर मैंने दिखाया है, दैट इज कंपनी ने दिखाया 1 लाख रुपए, तो इसका मतलब वेरिफिकेशन में मालूम पड़ जाएगा कि गलत वैल्यूएशन पे दिखाया गया है। क्लियर है? इन द सेम वे, चार्ज होना नहीं होना कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे कंपनीज हैं जिनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज चार्ज पे रखी है, चार्ज इन द सेंस गिरवी रखी हो या कागज बैंक के पास रखे हो, उसके सामने हमने लोन ले रखा है, तो इसको चार्ज क्रिएट करना बोलते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि चार्ज क्रिएट नहीं कर सकती कंपनी, ऑफकोर्स अपने एसेट को गिरवी रख के चार्ज क्रिएट कर सकती है, लेकिन वो चीज को डिस्क्लोज करना जरूरी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कि हाँ भाई हमारी जो प्रॉपर्टी है इस पर चार्ज क्रिएट हुआ है। इन द सेम वे, डिस्क्लोजर, सही जगह पे डिस्क्लोज करना कि हाँ भाई ये एसेट है तो बैलेंस शीट में सही जगह पे सही वैल्यू पे डिस्क्लोज करना भी जरूरी है। तो इसका मतलब होता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का मतलब होता है ये सारी चीजों को चेक करना इज वेरिफिकेशन। सिंपल है। अभी मैंने आपको लेमन टर्म्स में तो समझा दिया वेरिफिकेशन क्या होता है। अब ये चीज एग्जाम में लिखनी कैसी है वो अभी आपको प्रेजेंटेशन से मालूम पड़ जाएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन। अभी आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा वेरिफिकेशन की डेफिनेशन। वेरिफिकेशन की डेफिनेशन आपको पता ही है, स्पाइसर एंड पेगलर ने दी है, अभी हमने समझी थी। तो डेफिनेशन है, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट इम्प्लाइज एन इंक्वायरी इनटू द वैल्यू, ओनरशिप, टाइटल साथ में आता है, एग्जिस्टेंस, पोजेशन एंड चार्ज। मैंने अभी आपको बताया था जब हम एक एसेट के अंदर 5 चीज़ें चेक करते हैं, सबसे पहले एग्जिस्टेंस, उसका ओनरशिप और टाइटल साथ में आता है, पोजेशन, वैल्यूएशन और चार्ज, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेरिफिकेशन। वही लिखा हुआ है डेफिनेशन के अंदर, और डेफिनेशन दी है स्पाइसर एंड पेगलर ने। इजी, तो बहुत इजी सी डेफिनेशन है स्पाइसर पेगलर के हिसाब से। अब हम लोग समझते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, वेरिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स। कोई भी ऑडिटिंग का कोई भी टॉपिक हो, ट्रू एंड फेयर व्यू तो आ ही जाता है, तो वही लिखा है, टू सी दैट द बैलेंस शीट शोज ट्रू एंड फेयर व्यू। मैंने आपको बताया था वाउचिंग जो होती है वो एक्सपेंडिचर्स और इनकम्स की होती है, वो पीएल अकाउंट में दिखाया जाता है, और वेरिफिकेशन एसेट्स एंड लायबिलिटीज की होती है जो हमेशा बैलेंस शीट में होता है। इसलिए पहले नाम किसका आया? बैलेंस शीट का आया, टू सी दैट बैलेंस शीट शोज ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द एसेट्स ऑफ द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस।
दूसरा, टू सी दैट एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कहने का मतलब जो एसेट्स और लायबिलिटीज हैं वो जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल जो है उसको फॉलो करने के हिसाब से डिस्क्लोज किए गए हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज में, उसको उसी हिसाब से वैल्यू भी किया है। तो दूसरा वैल्यूएशन पे एक पॉइंट आ ही जाता है। तीसरा, टू वेरीफाई दैट एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट कनेक्टेड विद द बिजनेस आर नॉट शोन इन द बुक्स। वापस से टाइटल क्लियर होना चाहिए। हमारे कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वही एसेट्स दिखेंगे जो हमारी कंपनी के हैं, तो वो एसेट्स और लायबिलिटीज जो हमारी कंपनी से कनेक्टेड नहीं हैं वो हमारी बैलेंस शीट में दिखने भी नहीं चाहिए। क्लियर। चौथा, टू वेरीफाई दैट एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट आर नॉट लेफ्ट आउट। अब ये तो कैसा है कि एक पॉइंट बनाने वाली बात है। पहले ये बताया कि हमारे बिजनेस के जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज नहीं हैं वो हमारे बैलेंस शीट में दिखने नहीं चाहिए, और वैसे ही जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज हमारे बिजनेस के हैं वो लेफ्ट आउट नहीं हो जाने चाहिए, वो दिखने ही चाहिए। तो दोनों पॉइंट एक जैसे ही हैं। एक में बोलते हैं कि अगर हमारी कंपनी के एसेट्स एंड लायबिलिटीज नहीं है तो हमारी बैलेंस शीट में उनकी जगह नहीं है। एक में ऐसा बोलते हैं कि अगर हमारी कंपनी के एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं तो हमारे बैलेंस शीट में उसको दिखना ही चाहिए। दोनों का मतलब एक ही है, बस एक ही बात को दो तरीके से कहा गया है। आगे, टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द एसेट्स। एग्जिस्टेंस चेक करना हमने डेफिनेशन में पढ़ ही लिया। नेक्स्ट देखोगे तो ओनरशिप एंड पोजेशन चेक करना, वो भी हमने डेफिनेशन में पढ़ लिया। कोई इरेगुलरिटी तो नहीं है वो चेक कर लेने का कि हाँ भाई कोई इरेगुलरिटी हमारे बिजनेस में नहीं है, तो वही लिखा है टू चेक दैट नो फ्रॉड और इरेगुलरिटीज आर कमिटेड इन कनेक्शन विद द एसेट के रिलेटेड कोई भी इरेगुलरिटीज या फ्रॉड नहीं होनी चाहिए। आगे, टू सी दैट द अकाउंट्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर एरिथमेटिकली करेक्ट, जो भी है मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, एरिथमेटिकल एक्यूरेसी होनी चाहिए मेंटेन, वही लिखा हुआ है। और लास्ट में, टू वेरीफाई दैट ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर प्रॉपर्ली शोन इन द बैलेंस शीट, मतलब वापस से डिस्क्लोजर आ गया कि सही जगह पे डिस्क्लोज होनी चाहिए, लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैलेंस शीट में दिखानी चाहिए। एकदम ईजी सा टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आई होप आपको समझ में आया होगा वेरिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो आपको हेल्प कर रहे हैं आपके एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।